हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 के साथ। ये हम लोग एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक को कर रहे हैं। तो हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा इस पुस्तक को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा बीपीएससी का डेट दे दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे पहले हम लोग इसे ज़रूर कर लें, ताकि हमारे एग्ज़ाम में ये काफ़ी मददगार साबित हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6। इससे पहले हम लोगों ने 4 तक कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1885 में किया गया था। फिरोज शाह मेहता और इनके सहयोगी थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। तो इन तीनों लोगों के द्वारा मिलकर 1885 में आप लोग कह सकते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि ये क्यों प्रसिद्ध है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के कारण जो है वो मित्र घाटी जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से ऐसा कथन सत्य है? तो कथन एक क्या करा है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये बात सही है क्या? तो आप लोग इस दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है? प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। देखिए, तो क्या ये सही है? और तीसरा क्या कर रहा है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप लोग बताइए इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसका हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? तो देखिए, इसका हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बांगर नहीं खादर होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और 4 नंबर प्रश्न क्या करा है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है आप लोग बताइएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से हमें कमेंट कर बताएं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आप लोग उत्तर करें कि कौन सा देश शीर्ष पर है यूरेनियम भंडार में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा वो सही उत्तर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें। और देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ये तो बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो आप लोग देखिए, डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, तो इन दोनों को जोड़ता है डोवर जल संधि। तो ये भी बात सही है। उसके बाद मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि जो है आप लोग को अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये भी बात सही है। और चौथा क्या है डी में? तो डेविस संधि, तो बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ये बेफिन की खाड़ी और आप लोग कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो 7 का आप लोग सही उत्तर करें। और 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीतरकनिका जो है वो ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण का एक केंद्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। और 8वां नंबर प्रश्न क्या करा है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर करें। और 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन
ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र की सफल संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कर रहा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? तो आप लोग बताइए कि कौन नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए, नर्मदा तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती ही होती है, माही भी होती है और ताप्ती भी होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 12 का आप लोग सही उत्तर करें कि ये कौन सी अभिक्रिया है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है आप लोग को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, दहन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन पाचन में भी ऑक्सीजन और श्वसन में भी ऑक्सीजन, तो ये सारे ऑक्सीकरण है और अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा अधातु है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो रबर किसका बहुलक है आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो किस दर्पण के द्वारा जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग को बताना है वास्तविक और सीधा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा क्या किया जाता है? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 और 18। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? तो आप लोग बताइए कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 18 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रवाकरण के द्वारा भी किया जाता है, आसवन के द्वारा, निस्कंदन के द्वारा, उद्पातन के द्वारा, ये सभी प्रक्रिया के द्वारा जो है मिश्रण को अलग किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है और रिलैक्सिन, तीनों का होता है। मतलब हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? तो आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या करा है? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो टोकोफेरॉल हम लोग विटामिन ई के रूप में जानते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई ये दूसरे तरफ सूची में प्रभाव दिया गया है, तो इससे क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो ये 3 हमारा इसका मिलेगा। ठीक है, और नैप्थोक्विनोन, तो नैप्थोक्विनोन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि नैप्थोक्विनोन को विटामिन के रूप में जानते हैं। और तो इसका हमारा कौन सा मिलेगा? तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, तो ये सही है। ठीक है, अब
सी में क्या है, थायमीन है। ये थायमीन को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो विटामिन B1 के रूप में जानते हैं। ठीक है, किस रूप में, तो विटामिन B1 के रूप में जानते हैं हम लोग। तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें ये टोकोफेरॉल को हम लोग किस रूप में, तो विटामिन ई, और इसका किस में मिलाए थे, 3 में। और नेप्थोक्विनोन का क्या है, तो विटामिन के, और इसका 1 में। और थायमीन का क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए ये क्या हो जाएगा, तो बेरी। और साइनोकोबालामिन को क्या कहते हैं, तो विटामिन B12 कहते हैं। ठीक है, और इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 4 के साथ, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो कौन सा हमारा मैचिंग सही हो रहा है, तो देखिए 3 1 2 4, 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसका आप लोग उत्तर करें 21 का। और 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा क्या होता है, तो भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है अमीबा के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। और 22वां नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, जूल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, तो सहकारी समिति का उपबंध किस भाग में किया गया है, तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का सी, भाग 9 के ख में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या दिया गया है, तो कथन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के पास भी 5 ही रीट हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ये हमारा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या करा है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है, तो इसका आप लोग 25 का उत्तर करें। और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या है, कथन 1 क्या करा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये बात सही है। दूसरा क्या करा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया, तो ये बात भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो ये बात भी सही है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, तो ये बात गलत है, क्योंकि वर्तमान में 12 न होकर 11 ही है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्टेटमेंट एक क्या रहा है, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो 26 का क्या ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो ये बात भी सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो ये बात भी सही है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई को जो है वो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, वहीं बात करें आर के शेट्टी, तो आर के शेट्टी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, और वहीं हम लोग अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें गृह और
आप लोग कह सकते हैं सूचना व प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर करें और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कुटीर उद्योग का विकास करना, तो ये तो शामिल है। उसके बाद आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी शामिल है ये आप। और उसके बाद सी में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, तो ये शामिल नहीं है, ये गलत है और हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार में ही शामिल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए डी में क्या करा है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तो ये बात सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो 29 का आप लोग 29 का आंसर करें कि कौन सा जो है वो व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका आप लोग फटाफट उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवध जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि व्यापकगत सिद्धांत को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। और इसे डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, तो लागू किया गया था। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया था कब, तो 1848 में। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रखिएगा कि 1849 में किसको किया जाता है, तो जोधपुर और संबलपुर को 1849 में किया जाता है। और बघात को जो है, बघात को कब किया जाता है, तो बघात को 1850 में किया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि उदयपुर को 1852 में, झांसी को आप लोग याद रखिएगा 1854 में किया कब, तो 1853 में झांसी को किया जाता है। और नागपुर को 1854 में किया जाता है। ठीक है, वहीं 1856 में क्या है, तो 1856 में जो है वो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और किस रूप में मिलाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इस पर कुशासन का आरोप लगा के इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, और उस समय अवध का नवाब कौन होते हैं, तो वाजिद अली शाह जो होते हैं उस समय अवध के नवाब होते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो शारदा अधिनियम कब पारित किया गया, इसका आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारित करने की बात करें तो पारित तो 1929 को हुई थी, लेकिन लागू हुई थी 1 अप्रैल, आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुई थी। ठीक है, कौन सा, तो शारदा अधिनियम। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि ये किनके सहयोग से लाया गया था, तो हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से ही इसे लागू किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम एक्ट कहा गया। ठीक है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए ये बनाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, तो लड़कियों की आयु जो है, न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष कर दी गई थी लड़कियों की, और लड़कों की आयु जो है वो कितना कर दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 18 वर्ष। ठीक है, और फिर आज़ादी के बाद आप लोग याद रखिएगा कब, तो 1978 में क्या किया जाता है, कानून बना दिया जाता है, और जिसके तहत क्या किया जाता है, तो लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया जाता है और लड़कों की उम्र को 21 वर्ष किया जाता है। कब, तो 1978 के अधिनियम के तहत। तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो 31 का आप लोग उत्तर करें और 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, NG रंगा के द्वारा किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था, तो 32 का सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति
को अस्वीकार किया गया। तो पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया, ये किस में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1919 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 34 पे, और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, इसका उत्तर करें आप लोग, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये सारे प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्नों का आप लोग आंसर जरूर जान रहे होंगे, तो कमेंट करते रहे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो 35 का आप लोग उत्तर करें, तो इसका सही उत्तर आप लोग करें। क्या कर रहा है? जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, तो ये बात सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, तो ये बात भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, तो ये बात भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो ये बात गलत है, हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह ही गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे, और 36 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में ही सर्वप्रथम चांदी पाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न क्या करा? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आप लोग उत्तर करें, किसके द्वारा शिलादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा हर्ष के द्वारा शिलादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार किस संत को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39, और 39 नंबर प्रश्न क्या करा? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आप लोग उत्तर करें 39 का, और 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भागलपुर में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपनी राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 41 नंबर, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या करा? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका आप लोग उत्तर करें 42 का, और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43, और 43 नंबर प्रश्न क्या करा? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और 43 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे, और 44 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था इसमें से? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो, इनका 1936 से 1944 तक कार्यकाल था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 45 पे। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 46 पे, और 46 नंबर प्रश्न क्या करा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर 46 का आप लोग करें, और 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवेशों की आय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 47, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है।
तो इसको आप लोग बताइए कि सरकारी बॉन्ड के बिक्री और खरीद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। और 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है, तो इसका सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इनके द्वारा जारी किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो क्या है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, IMF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा ये 5वां नंबर सेट खत्म होता है, और हम लोग अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। और अगला सेट हमारा कौन सा है, 6 नंबर, और 6 नंबर हम लोग सेट करेंगे। और 6 नंबर सेट का आप लोग आंसर कीजिए पहले प्रश्न का, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। चलिए 6 नंबर प्रश्न का, 6 नंबर सेट का पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे भारत के द्वारा किया गया है, और ये काफ़ी गर्व की बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें दूसरे नंबर प्रश्न का, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल ये सुमेलित है, भितरकनिका उड़ीसा ये भी सुमेलित है, पीताम्बरम तमिलनाडु ये भी सही है, और वेबनाड कर्नाटक तो ये गलत है क्योंकि ये केरल में है वेबनाड झील। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सैंटोस को जो है वो कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो चौथे का आप लोग सही उत्तर करें, और चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है क्या, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेटिनिन। तो 5वां का आप लोग आंसर करें, और इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें डी में दिया गया ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, तो आप लोग ये ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, और ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में, और समताप मंडल को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा स्ट्रैटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट के, पहला में क्या दिया गया, तो पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये सही है। तीसरा क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी पर, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 4 सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 7 पे, और 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, 7 का आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, वलित में भी नवीन है। और अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं,
करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो करेवा वैली जो है वो कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर पे। और 9वां नंबर प्रश्न क्या करा है? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो आप लोग को याद होगा इसका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और सारे प्रमुख नेता को आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्या किया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? तो इसका आप लोग उत्तर करें, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का कहकर संबोधित किया? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रयूज के द्वारा यह कथन कहा गया था कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। ये रॉलेट एक्ट के संबंध में कहा गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 1980 में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस कौन गैस उत्पन्न करती है? तो देखिए उस जलवाष्प के द्वारा किया जाता है, मीथेन के द्वारा भी किया जाता है, ओजोन के द्वारा भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में कौन सा पाया जाता है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है और बेंजीन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों। ठीक है, और ये जो है पीने वालों से ज़्यादा नुकसान बगल में बैठे हुए आदमी को पहुंचाता है। ठीक है, तो आप लोग सिगरेट के धुएं से ज़रूर दूर रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है? गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का मिश्रण है गैसोहॉल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ये सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? आप लोग को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर कीजिए आप लोग। तो आमीटर, तो देखिए आमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो विद्युत मापते हैं, सही है। हैग्रोमीटर, हैग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं। और वाट जो है वो शक्ति का है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 3, 4, 1, 2। तो देखिए किस में है? तो 3, 4, 1, 2। देखिए हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आप लोग उत्तर करें कि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी, BR अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18। और 18 नंबर प्रश्न क्या करा? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो आप लोग उत्तर कीजिए। ये कह रहा है ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टेनिस खेल से संबंधित है ड्यूस और डबल फॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्राक्कलन समिति में क्या, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आप लोग को बताना है इसमें से कथन पहला क्या करा है? इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कितनी होती है? 30 होती है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभाओं से होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सभी के सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो ये गलत है, क्योंकि 1 ही वर्षों का होता है। और चौथा क्या करा है? कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये काफ़ी इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे।
और 22 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 22 नंबर सूची 1 और सूची 2 को आप लोग को मिलाना है, तो मिलाइए और इसका सही उत्तर कीजिए। तो देखिए 5 का क्या हो जाएगा, भाग 5, तो भाग 5 में किस चीज़ की चर्चा है, तो संघ सरकार की चर्चा है, तो ये मिलेगा। उसके बाद भाग 10, तो भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है वो आप लोग का अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का है चर्चा, ठीक है। और भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में आप लोग को बताइए इसका क्या होगा। तो भाग 15 में आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग फटाफट उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भाग 15 में आप लोग का हो जाएगा निर्वाचन, और भाग 20 में क्या हो जाएगा, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ रहा है, एक का एक आ रहा है, एक पहले का एक आ रहा है, तो इसका सही उत्तर आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 का क्या आ रहा है, तो देखिए 2 का हमारा सी, 2 का सी आ रहा है, तो 2 का सी किस में है, 2 का सी इधर है डी में, और 3 का डी आ रहा है, 3 का डी, और 4 का बी आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है आप लोग बताइए, और तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। तो देखिए एक में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, तो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा कौन देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 215, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगी, तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेगी अवशिष्ट अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है, तो आप लोग इसका 28 का सही उत्तर करें। तो क्या करा है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा क्या करा है, इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। और 3 में क्या करा है, इस समिति के सदस्यों की प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आधार पर चयन किया जाता है, तो ये बात सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आप लोग 29 का सही उत्तर करें। और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ट एज्ड मार्केट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1994 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, तो इसका उत्तर आप लोग कीजिए। और 31 का सही उत्तर तो क्या है, डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है, तो डायमेंटिना कहाँ है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 32। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो आग्नेय चट्टान किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, नीस का रूपांतरित रूप है आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि थे? तो 5 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 पे। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है ठीक है, अनवार ए सुहाइली। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर का आप लोग उत्तर करें। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, महात्मा गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी और मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया श्रेय? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामानंद को दिया गया है ये श्रेय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है? तो सुमेलित करना है, तो आप लोग सुमेलित कीजिए। क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो इसका अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में हुआ था। तृतीय किसके काल में? तो अशोक के काल में। और चौथा किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। तो देखिए इसका आंसर क्या बन रहा है? तो 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 पे। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, अगर आप लोग को हमारा ट्रिक देखे होंगे तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें से आप लोग क्या कहिएगा? तो 4 नंबर सबसे पहले 1918 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद होता है आप लोग का खेरा आंदोलन। उसके बाद खेरा के बाद क्या हो जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि रॉलेट होता है 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कब होता है? तो 1918 में होता है, ये भी 1918 में होता है। और पहले अहमदाबाद, फिर ये होता है, ये 1919 में होता है और ये 1900 आप लोग कह सकते हैं 1920 में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो किन गुण के कारण होता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। सभी हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 का आप लोग उत्तर कीजिए। और 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीरोपैथेलमिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 45 पे। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यदि लोलक की लंबाई
4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये 2 गुनी होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 47 पे। और 47 क्या करा है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए CO N2 और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और आप लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 48। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी कैल्सिटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ये आप लोग कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49। और 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग माना जाता है। तो मादा जनन तंत्र में जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए डिंडवाहिनी नलिका को जो है वो मुख्य जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका आप लोग उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो कौन सा है पाचन का अंतिम उत्पाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज जो है वो पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप लोग उससे अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ज़ोरों शोरों से लग जाइए आपके अपने BPSC की एग्ज़ाम जो कि अभी तक लग रहा है कि 21 सितंबर को ले लेगी। तो आप लोग पूरे ज़ोरों शोरों से लग जाइए और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात एक कर दें और हम लोग आपके लिए हर रोज़ एक सेट ज़रूर लाते रहेंगे। तो आप लोग इसे भी ज़रूर करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही मददगार साबित होगी। तो आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग इसे ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।